अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जो ये मिडल ईस्ट में इतनी टेंशन चल रही है, लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं और दुनिया भर के शेयर बाजारों में जो इतनी घबराहट है ना, उस पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम का एक बहुत ही ठोस समाधान भारत के किसी छोटे से गांव में खेतों में पड़े कचरे या यूं कहें कि गाय के गोबर में छिपा है। तो मुझे लगता है कोई भी यही कहेगा कि ये क्या मजाक चल रहा है। बिल्कुल, मतलब एक तरफ इंटरनेशनल मिसाइलें, कूटनीति और दूसरी तरफ गांव का गोबर। हाँ, ये सुनने में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है ना? हाँ। लेकिन यही विरोधाभास आज की हमारी इस गहन चर्चा को इतना दिलचस्प बनाता है। सही कहा। देखिए, जब भी ऊर्जा संकट की बात आती है तो हमारे दिमाग अपने आप बड़े बड़े इंटरनेशनल सम्मेलनों या ओपेक देशों की बैठकों की तरफ चला जाता है। हाँ, बड़े बड़े तेल के कुएं। बिल्कुल, हमें लगता है कि इतने बड़े संकट का समाधान भी ना उतना ही विशाल होना चाहिए। लेकिन आज हम जिन सोर्स मटेरियल्स को खंगाल रहे हैं वो इस पूरी धारणा को एकदम पलट कर रख देते हैं। आज हमारी मेज पे जो मुख्य लेख है वो श्री कृष्णायन देसी गौशाला के अध्यक्ष ईश्वर दास जी का लिखा एक ओपेड है जी। इसका शीर्षक है ऊर्जा संकट का प्रभावी समाधान जी। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे लगा शायद ये कोई खेतीबाड़ी या गांव के विकास का कोई सामान्य सा लेख होगा, जो कि अक्सर लोग सोच लेते हैं शीर्षक पढ़कर। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम इसके भीतर जाते हैं ना, ये ऊर्जा सुरक्षा, हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी है और यहाँ तक कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के बीच एक ऐसा मजबूत कनेक्शन बनाता है जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, और ये बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो मैं तो कहूंगी कि चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, हम बस तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही इशारा किया गया है, जो आज पूरी दुनिया के सामने है, मतलब पश्चिम एशिया की अस्थिरता, जो कि लगातार बढ़ ही रही है। हाँ, आज जो ग्लोबल तेल और गैस का बाजार है ना, वो एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधा हुआ है। आप हॉर्मुज जलडमरू मध्य का ही उदाहरण ले लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। अच्छा, इसे थोड़ा और खोलते हैं, मतलब श्रोताओं के लिए ये जो चोक पॉइंट है ये असल में काम कैसे करता है और भारत के लिए ये इतना डरावना क्यों है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अब दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जितना भी तेल निर्यात होता है ना, उसका लगभग 20 से 30% हिस्सा इसी एक संकरे से रास्ते से होकर गुजरता है। ओहो, मतलब अगर वहां कुछ भी हुआ। बिल्कुल, अगर मिडल ईस्ट में कोई भी युद्ध होता है या टेंशन बढ़ती है और ये रास्ता कुछ हफ्तों के लिए भी ब्लॉक हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा जाएगी। और भारत के लिए तो ये और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा बाहर से मंगाता है। 85%? हाँ, तो जब हम ऊर्जा के लिए इतने बड़े लेवल पर बाहरी दुनिया पर निर्भर हैं, तो हम, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो हम दूसरे देशों के झगड़ों के बंधक बन जाते हैं। ये तो सच में बहुत डराने वाली बात लग रही है। लेकिन अगर मैं एक आम नागरिक के नजरिए से देखूं, तो हमें पेट्रोल पंप पर या घर में गैस सिलेंडर भरवाते समय ये इंटरनेशनल क्राइसिस इतना फील नहीं होता है। मतलब कीमतें तो काफी हद तक नॉर्मल ही लगती हैं। और यही वो भ्रम है जैसे ये ऑप-एड बहुत ही तीखे ढंग से तोड़ता है। अच्छा, कैसे? देखिए, भारत सरकार ने क्या किया है कि अपनी नीतियों, टैक्स में कटौती और सब्सिडी के जरिए इस झटके को आम जनता तक पहुंचने से रोक रखा है। मतलब वो एक बफर की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। लेकिन किसी भी शॉक एब्जॉर्बर की एक लिमिट होती है ना, आप हमेशा तो सब्सिडी नहीं दे सकते। सही बात है। लेखा का तर्क यही है कि आयातित गैस और तेल पर ये जो निर्भरता है, ये सिर्फ एक भारी आर्थिक बोझ नहीं है, बल्कि देश की एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। इस सिचुएशन को अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक पूरा मोहल्ला है, हाँ, और वो अपने राशन पानी के लिए शहर के उस पार वाले एक बहुत बड़े सुपरमार्केट पे डिपेंड है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन उस सुपरमार्केट तक जाने का बस एक ही मेन हाईवे है। अब सोचिए, अगर उस हाईवे पर कोई बड़ा लैंडस्लाइड हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो उस मोहल्ले में तो कुछ ही दिनों में भुखमरी की नौबत आ जाएगी ना। उनके पास पैसा भले ही हो,
लेकिन राशन तो पहुंचेगा ही नहीं। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। है ना? ऐसे में ये एहसास होता है कि काश मोहल्ले के हर घर के पीछे अपना एक छोटा सा बगीचा होता। बिल्कुल, जहाँ कम से कम रोजमर्रा की सब्जियां तो उग सकें। हाँ, और यही वो आत्मनिर्भरता है जिसकी भारत को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। सही कहा। और जब सप्लाई चेन टूटती है ना, तो आपका पैसा काम नहीं आता, आपके अपने संसाधन काम आते हैं। और लेख में जिस घर के पीछे के बगीचे का प्रस्ताव दिया गया है वो भारत के लिए है कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी सीबीजी। हाँ, सीबीजी। यही वो घरेलू ऊर्जा स्रोत है जो हमें इन इंटरनेशनल झटकों से बचा सकता है। एक मिनट रुकिए। जब भी ये बायोगैस या गोबर गैस का नाम आता है ना, हाँ, बताइए। तो मेरे दिमाग में सीधे वो 70 और 80 के दशक वाली तस्वीरें आ जाती हैं। वो ईंटों वाले गड्ढे। हाँ, बिल्कुल वही। वो गांव में बने छोटे छोटे गड्ढे जिनमें गोबर डाला जाता था और एक पाइप से थोड़ी सी गैस निकलती थी जो मुश्किल से एक चूल्हा जला पाती थी। तो क्या हम 21वीं सदी के इतने बड़े ऊर्जा संकट का मुकाबला उस पुरानी गड्ढे वाली तकनीक से करने की बात कर रहे हैं? ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? देखिए, आपका ये संदेह बहुत ही लाजमी है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहीं पर हमें बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, तो ये दोनों अलग अलग हैं? जी, हम उन पुराने छोटे गड्ढों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आज के समय के एकदम इंडस्ट्रियल स्केल प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ओके। लेख में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। जी। भारत में इस वक्त 132 फंक्शनल प्लांट मौजूद हैं। 132 जो अभी चल रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से चालू हैं। और पता है ये संयंत्र हर दिन कितनी कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हैं? कितनी? लगभग 920 टन हर दिन। यहाँ के बात सच में बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। 920 टन प्रतिदिन, ये तो एकदम कमर्शियल स्केल का प्रोडक्शन हो गया। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन ये काम कैसे करता है? खेतों के कचरे और उस गोबर को उस गैस में कैसे बदला जाता है जो सीधे हमारे किचन के एलपीजी सिलेंडर की जगह ले सके? इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत ही रोचक है। आप इसे एक विशाल मैकेनिकल पेट की तरह समझ लीजिए। मैकेनिकल पेट? हाँ, देखिए, जब कोई गाय घास खाती है तो उसके पेट में क्या होता है? वहां ऑक्सीजन नहीं होती। उस ऑक्सीजन की कमी वाले माहौल में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया उस घास को तोड़ते हैं, पचाते हैं। समझ रही हूँ। बस बिल्कुल यही काम एक सीबीजी प्लांट में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जो भी कृषि अपशिष्ट हैं, जैसे पराली या खेतों का कचरा और पशुओं का गोबर, इन सबको एक बहुत बड़े एकदम बंद टैंक में डाला जाता है। अच्छा, जिसे डाइजेस्टर कहते हैं शायद? एकदम सही। इस डाइजेस्टर में, जो कि अंधेरा और ऑक्सीजन रहित होता है, वहां सूक्ष्म जीव उस कचरे को खाते हैं और उसे तोड़ते हैं। यानी वो उस कचरे को एक तरह से पचा रहे होते हैं। हाँ, और इस पचने की प्रक्रिया में जो गैस बाहर निकलती है वो मुख्य रूप से मीथेन होती है। ओके, मीथेन। लेकिन बात सिर्फ गैस निकलने पर खत्म नहीं होती। इस कच्ची बायोगैस में ना नमी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अशुद्धियां भी होती हैं। तो उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते? नहीं, आधुनिक प्लांट्स में इस गैस को पहले पूरी तरह से साफ किया जाता है और फिर इसे बहुत ही हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। अच्छा, तभी इसे कंप्रेस्ड बायोगैस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही थी, बिल्कुल। उसी मीथेन को हमने एक टैंक में कैद कर लिया और उसे फ्यूल बना दिया। यही इसका सबसे बड़ा विज्ञान है। ये पूरी प्रक्रिया ना कार्बन न्यूट्रल होने के बहुत करीब है। लेख में ये बहुत स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में ये सीबीजी सीधे तौर पर एलपीजी की जगह ले सकती है। और कुकिंग के अलावा भी इसके यूज होंगे फिर? हाँ, सिर्फ कुकिंग ही नहीं, इस गैस का उपयोग बड़े जेनरेटरों में डालकर बिजली बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सोचिए ना, जो करोड़ों रुपए हम बाहर से नेचुरल गैस मंगाने में फूक रहे हैं, बिल्कुल, वो सीधे सीधे बच सकते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन वाला पहलू तो मुझे बहुत ही शानदार लग रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर हम इतने बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर 920 टन गैस रोज बना रहे हैं, तो जरा सोचिए कि उन बड़े बड़े डाइजेस्टर्स के अंदर कितना सारा गोबर और कचरा डाला जा रहा होगा। हाँ, हजारों टन। तो गैस तो निकल गई, ठीक है, लेकिन पीछे जो हजारों टन गीला कचरा या जो स्लरी बच गई, उसका क्या होता है? क्या वो एक नई तरह की कचरा प्रबंधन की समस्या नहीं बन जाएगी? और यहीं से ना ये पूरा का पूरा समाधान अपने अगले और मैं कहूँगा शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। अच्छा,
देखिए किसी भी नॉर्मल फैक्ट्री में क्या होता है, जो पीछे छूट जाता है वो कचरा होता है, राइट? हाँ, और उसे ठिकाने लगाने में अलग से पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। लेकिन सीबीजी प्लांट्स के मामले में ऐसा नहीं है। ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक सोने की खान है। सोने की खान, हाँ, इसी को हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और इस ओपेड में इसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, कचरे से कंचन, मतलब वेस्ट टू वेल्थ। तो इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। एक बदबूदार गीली स्लरी सोने की खान कैसे हो सकती है? क्योंकि जब बैक्टीरिया उस गोबर और कचरे से सारी मीथेन गैस निकाल लेते हैं ना, हाँ, तो पीछे जो पदार्थ बचता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से एकदम भरपूर होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का फर्टिलाइजर बन जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी और पूरी तरह से पकी हुई जैविक खाद, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। आप देखिए, अगर आप कच्चे गोबर को सीधे खेत में डालते हैं तो कई बार दीमक या खरपतवार का खतरा रहता है। हाँ, किसानों को ये दिक्कत आती है। लेकिन डाइजेस्टर से निकली ये जो खाद है, ये पूरी तरह से सुरक्षित होती है। ये मिट्टी के लिए एकदम अमृत के समान है। अरे वाह, तो ये तो एक ऐसा इकोनॉमिक लूप बन गया जो खुद को ही फीड कर रहा है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देखिए। मतलब हम विदेशों से गैस खरीदते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है, फिर हम खेतों में डालने के लिए जो रासायनिक उर्वरक है वो भी विदेशों से मंगाते हैं, और उस पर भी हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। हाँ, और बात सिर्फ आयात तक ही सीमित नहीं है। उन केमिकल फर्टिलाइजर्स को किसानों तक सस्ते में पहुंचाने के लिए सरकार को हर साल लाखों करोड़ों रुपए की भारी भरकम सब्सिडी भी तो देनी पड़ती है। सही बात है, सब्सिडी का भी बड़ा बोझ है। और इसके अलावा एक और बड़ा नुकसान है, दशकों से ये जो यूरिया और डीएपी का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है ना, इसने भारत की उपजाऊ मिट्टी को एक तरह से केमिकल बर्न दे दिया है। मतलब मिट्टी की क्वालिटी खराब हो गई है। एकदम, मिट्टी की अपनी जो जान है वो खत्म हो गई है। तो ये जो बायोगैस प्लांट है, ये तो एक साथ तीन निशाने लगा रहा है। बिल्कुल। पहला, ये जो पराली और कचरे की प्रॉब्लम है जिसे अक्सर जला दिया जाता है, और सर्दियों में जो इतना भयंकर प्रदूषण होता है, ये उससे सॉल्व कर रहा है। एकदम सही। दूसरा, ये खाना पकाने और बिजली के लिए हमें अपनी एकदम क्लीन और घरेलू गैस दे रहा है। और तीसरा, ये आयातित केमिकल खादों की जगह एक ऐसी जैविक खाद दे रहा है जो मिट्टी की हेल्थ को वापस ला सकती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस पूरे चक्र का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो सीधा किसान की जेब में जा रहा है। हाँ, ये पॉइंट तो है। किसान अपना कचरा बेचकर पैसा कमा सकता है, उसे सस्ती गैस मिल रही है और अपने ही खेत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खाद भी मिल रही है। मतलब ये रूरल इकोनॉमी को एकदम अंदर से मजबूत करने का मॉडल है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सॉलिड ब्लूप्रिंट है। चलिए ये मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के नजरिए से ये एक परफेक्ट मॉडल है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी बताइए। अगर ये समाधान इतना ही शानदार है, मतलब आयात बिल घट रहा है, किसान की कमाई बढ़ रही है, प्रदूषण कम हो रहा है, तो ये मॉडल पूरे देश में युद्ध स्तर पर लागू क्यों नहीं है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। मतलब जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें हर जगह चमकते हुए बड़े बड़े सोलर पैनल्स तो दिख जाते हैं, लेकिन ये बायोगैस क्रांति कहीं नजर क्यों नहीं आती? आखिर समस्या आ कहाँ रही है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना लेखक ने भारत की जो नीतिगत प्राथमिकताएं हैं उनके ऐतिहासिक बदलाव में दिया है। ऐतिहासिक बदलाव मतलब? लेख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा गया है कि 1990 के दशक में जो हमारा वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय था, उसका बहुत बड़ा फोकस गोबर से ऊर्जा पैदा करने पर था। अच्छा, 90s में इस पे ध्यान दिया जाता था। हाँ, उस वक्त नीतियां इस दिशा में काफी एक्टिव थीं। लेकिन आज क्या हो गया है? आज रिन्यूएबल एनर्जी का जो पूरा नैरेटिव है ना, वो केवल सोलर और विंड एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब, इसमें गलत क्या है? सोलर ऊर्जा को तो भविष्य की ऊर्जा माना जाता है ना। एक बार पैनल लगा दिया तो धूप अपने आप आती है और बिजली बनती रहती है। हाँ, लोग यही सोचते हैं। जबकि बायोगैस के मामले में तो सोचिए, हर दिन हजारों गायों का गोबर इकट्ठा करना, उसे प्लांट तक ले जाना, फिर उस पूरे डाइजेस्टर को मेंटेन करना। लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द। हाँ, क्या ये लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के नजरिए से एक बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं है?
सरकार के लिए तो सोलर पर फोकस करना ज्यादा आसान और साफ सुथरा विकल्प लगता है मुझे। देखिए, आपका ये तर्क बहुत ही जायज है और अक्सर जो हमारे नीति निर्माता हैं वो भी बिल्कुल यही सोचते हैं। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ओपेड में इसका एक बहुत ही दिलचस्प काउंटर आर्ग्यूमेंट यानी पलटवार दिया गया है। अच्छा, क्या है वो? जब हम बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाते हैं ना, जिन्हें हम मेगा सोलर पार्क कहते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए होता है? बहुत सारी जमीन। बिल्कुल, हजारों एकड़ खुली जमीन चाहिए। और कई बार क्या होता है, इसके लिए वहां की जो स्थानीय वनस्पतियां हैं, जंगल हैं या जो पूरा इकोसिस्टम है, उसे पूरी तरह से साफ करना पड़ता है। ओहो, मतलब एक ग्रीन ऊर्जा पैदा करने के लिए हम दूसरे पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, यही लेखक का तर्क है कि ये तो दो ग्रीन ऊर्जा स्रोतों के बीच की सीधी प्रतिस्पर्धा हो गई। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेखक कहते हैं कि सोलर ऊर्जा का जो दृष्टिकोण है वो एकांगी है, मतलब वन साइडेड है, जबकि बायोमास या सीबीजी का जो दृष्टिकोण है वो अधिक समग्र है, होलिस्टिक है। होलिस्टिक कैसे? क्योंकि सीबीजी प्लांट्स को काम करने के लिए नई जमीनों को बंजर नहीं बनाना पड़ता। वे उसी जमीन से निकलने वाले कचरे का उपयोग करते हैं जहां पहले से खेती हो रही है या जहां पशु रह रहे हैं। मतलब ये पर्यावरण के प्राकृतिक चक्र को डिस्टर्ब किए बिना काम करता है। बिल्कुल। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकार की नीतियां और उनके जो जमीनी लेवल पर लागू करने का तरीका है, उसमें एक साफ झुकाव है। हाँ, एक बायस तो है। सोलर को तो बड़े कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट मिल रहा है, भारी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जबकि बायोगैस को वो संस्थागत प्राथमिकता नहीं मिल पा रही। और इसी खाई को पाटने के लिए ना, लेख में एक बहुत ही मजबूत शब्द का इस्तेमाल किया गया। कौन सा शब्द? युद्ध स्तर, यानी वॉर फुटिंग। अच्छा। लेखक का सुझाव है कि गोवंश की रक्षा और उनके कचरे के उपयोग को हम ऐसे ही सामान्य सरकारी योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर नहीं छोड़ सकते। इसे इमरजेंसी की तरह लेना होगा। बिल्कुल, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की तरह लेना होगा। जैसे युद्ध के समय देश का हर संसाधन मोबिलाइज किया जाता है, ठीक उसी तरह इस विकेंद्रीकृत ऊर्जा मॉडल को खड़ा करने के लिए नीतियों को तुरंत बदलना होगा। अब देखिए, युद्ध स्तर का ये जो दृष्टिकोण है ना, ये हमें लेख के उस अंतिम और मैं कहूंगी शायद सबसे वैचारिक हिस्से की ओर ले जाता है। हाँ, जहां इकोनॉमिक्स को संस्कृति और आस्था के साथ जोड़ा गया है। लेख में राम राज्य के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इन ग्राम स्तरीय बायोगैस प्लांट्स का समर्थन मिलने की बात कही गई है। अब श्रोताओं के लिए इस विषय पर चर्चा करते हुए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये कोई धार्मिक या राजनीतिक प्रचार नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक आर्थिक मॉडल को वहां के लोकल लोगों की मानसिकता के साथ, उनकी आस्था के साथ जोड़ने का एक तरीका है। और ये अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है। देखिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में जब आप कोई बहुत बड़ा ढांचागत या आर्थिक बदलाव लाना चाहते हैं, तो वो केवल एक्सेल शीट के आंकड़ों से या दिल्ली में बैठकर सरकारी आदेश निकालने से सफल नहीं हो सकता। सही बात है। उसे लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके विश्वासों और उनकी संस्कृति का हिस्सा बनना ही पड़ता है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो गोवंश की रक्षा एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य है। तो लेखक इस सांस्कृतिक मूल्य को एक इकोनॉमिक सप्लाई चेन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे यूज कर रहे हैं? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। वो कहते हैं कि गोवंश का संरक्षण अब केवल एक आस्था का विषय नहीं रह गया है, बल्कि वो उस कच्चे माल को सुरक्षित करने का एक तरीका बन गया है जो देश को ऊर्जा के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाएगा। अच्छा, मतलब जब गायों को सुरक्षित रखा जाएगा तभी तो हमें गोबर मिलेगा। बिल्कुल, और जब गोबर मिलेगा तभी सीबीजी बनेगी और खेतों को वो ऑर्गेनिक खाद मिलेगी। ये तो आस्था को अर्थव्यवस्था के पहिए में बदलने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ना? और इसके साथ जो ये विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का विचार जोड़ा गया है जी, वो भी मुझे बहुत गहरा लगा। हाँ, वो भी एक की पॉइंट है। आज हमारी जो पूरी ऊर्जा प्रणाली है वो बहुत बहुत सेंट्रलाइज्ड है। मतलब दूर पहाड़ों पर कोई बहुत बड़ा पनबिजली बांध है, बहुत बड़ा पावर ग्रिड है। हाँ,
जो तारों के एक इतने उलझे हुए जाल के जरिए हजारों किलोमीटर दूर स्थित गांव तक बिजली पहुंचाता है। और ऐसी केंद्रित प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है आपको? क्या? ये बहुत बहुत नाजुक होती है, वल्नरेबल होती है। बिल्कुल। मतलब अगर ग्रिड में एक जगह भी कोई तकनीकी खराबी आ जाए या मान लीजिए कोई एक बड़ा ट्रांसफार्मर जल जाए तो एक साथ लाखों घर एकदम अंधेरे में डूब जाते हैं। इसे ही सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। हाँ, लेकिन इसके उलट लेखक जिस विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय सीबीजी मॉडल की वकालत कर रहे हैं उसकी तुलना अपना एक मधुमक्खी के छत्ते से कर सकते हैं। हनीकॉम्ब से? मधुमक्खी का छत्ता? वो कैसे? देखिए, छत्ते का जो हर एक खाना होता है, हर एक सेल, वो अपने आप में आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। अगर इस मॉडल को अपनाया जाए तो हर गांव अपनी ऊर्जा खुद पैदा करेगा जी। और खुद ही उसे इस्तेमाल करेगा। अरे वाह! यानी जो ट्रांसमिशन में जो इतनी बिजली बर्बाद होती है तारों में, वो भी बचेगी। बिल्कुल। और अगर किसी एक गांव का प्लांट खराब भी हो जाए तो पूरे राज्य की बिजली गोल नहीं होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। ऊर्जा का उत्पादन वहीं हो रहा है जहां उसकी जरूरत है। ये बड़े बांधों, विशाल पावर ग्रिडों और उन विदेशी गैस पाइपलाइनों पर जो हमारी निर्भरता है उसे खत्म करने का एक बहुत ही लचीला और टिकाऊ मॉडल है। एकदम स्वदेशी मॉडल। तो इस पूरी चर्चा को, इस गहन चर्चा को अगर मैं एक धागे में पिरूं तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हाँ। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से घबरा सकते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों पर होने वाले हमलों को देखकर शेयर बाजार में परेशान हो सकते हैं। हाँ। लेकिन इन सबसे बचने का जो कवच है ना, वो भारत के पास उसके अपने ग्रामीण ढांचे में ही मौजूद है। बिल्कुल, एक ऐसा कवच जो कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में हमें स्वच्छ ऊर्जा देता है, जो बंजर होती मिट्टी को जैविक खाद के रूप में एक नया जीवन देता है, रासायनिक खादों के उस भारी आयात बिल को कम करता है। हाँ, और जो गोवंश संरक्षण जैसे सांस्कृतिक मूल्यों को एकदम मॉडर्न सर्कुलर इकोनॉमी के इंजन में बदल देता है। सही बात है। ये सिर्फ एक ऊर्जा का विकल्प नहीं है, ये ग्रामीण भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी अपने पैरों पर खड़ा करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये समझना हम सबके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है या ग्लोबल नीतियां होती हैं, हमें लगता है कि ये तो हमारी डेली लाइफ से बहुत बहुत दूर की चीजें हैं। हाँ, आम इंसान यही सोचता है। लेकिन आज का ये जो एनालिसिस है, ये हमें सोचने का एक नया नजरिया देता है कि कैसे कैसे इंटरनेशनल कूटनीति का सीधा असर हमारी रसोई की गैस पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और कैसे हमारे ही खेतों का कचरा उस इंटरनेशनल दबाव को एकदम बेअसर करने की ताकत रखता है। एकदम सही। लेकिन इस पूरी चर्चा को विराम देने से पहले मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो इस पूरे मॉडल को एक नए ही संदर्भ में देखने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने देखा कि ये पूरा लेख और इसमें सुझाया गया ये जो सीवीजी का सफल मॉडल है, ये पूरी तरह से ग्रामीण भारत, कृषि अपशिष्ट और गोवंश पर केंद्रित है। हाँ, बिल्कुल। गांव के लिए तो ये यकीनन एक बहुत ही बेहतरीन डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट टू एनर्जी समाधान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर इसी मूल विचार को लिया जाए और इसे देश के बड़े बड़े महानगरों पर लागू किया जाए। शहरों में? हाँ, उन विशाल कंक्रीट के जंगलों में जहां दूर दूर तक ना तो खेत हैं, ना कृषि का कोई कचरा है और ना ही गायों का कोई इतना बड़ा स्वरूप है। ना, वहां तो सिर्फ लाखों करोड़ों घरों से हर दिन निकलने वाला सूखा और गीला कचरा है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा सवाल है जो अपने पीछे कई संभावनाएं छोड़ जाता है। क्या बिना खेती और बिना गोवंश के हमारे बड़े बड़े महानगर भी ऊर्जा के मामले में इस तरह के आत्मनिर्भर मॉडल को अपना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब इन शहरों से निकलने वाला जो भारी कचरा है वही इन शहरों को रोशन करने और इनकी गाड़ियां चलाने के काम आ सकेगा? क्या शहरों का अपना सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल गांव जितना ही कारगर हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर निश्चित रूप से श्रोताओं को भी और गहराई से सोचने और रिसर्च करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में बस इतना ही। जी। फिर मिलेंगे एक नए विषय,
कुछ नए सोर्स मटेरियल्स और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए।